एक अंधेरी जेल की कोठरी में एक शख्स को घसीटते हुए बाहर लाया जाता है। उसका नाम है जीन बाप्टिस्ट ग्रेनोयल, वो आदमी जिसकी गंध ने पूरे शहर को पागल बना दिया था। दरवाजे खुलते ही बाहर से चीखें गूंज उठती हैं। हजारों लोग उसकी एक झलक पाने के लिए चिल्ला रहे हैं। उसका सिर काट दो, घोषक उसकी सजा सुनाता है। एक दर्दनाक तड़पा देने वाली मौत। भीड़ खुश हो जाती है, मानो उनके लिए यह किसी त्योहार से कम न हो। लेकिन ग्रेनुई शांति से देखता है। उन सबके चेहरों पर नफरत है, मगर उसकी आंखों में कोई डर नहीं। कहानी शुरू होती है सालों पहले, फ्रांस के एक सड़े गले मछली बाजार में। वहीं एक औरत सड़ी मछलियों के बीच एक बच्चे को जन्म देती है। उसने पहले भी कई बच्चों को जन्म दिया था जो कभी जिंदा नहीं रहे, लेकिन इस बार बच्चा जिंदा था। वो बच्चा था ग्रेनुई। और जैसे ही उसने पहली बार सांस ली, उसकी माँ उस बदबूदार जगह से भाग निकली। लोगों ने उसे पकड़ लिया और जब पता चला कि उसने अपने नवजात को वहीं मरने के लिए छोड़ दिया था, तो उसी दिन उसे फांसी पर चढ़ा दिया गया। बच्चा अनाथालय भेज दिया गया, जहां उसकी जिंदगी की असली शुरुआत हुई। पहली ही रात बाकी बच्चे उसे मार डालने की कोशिश करते हैं, पर देखभाल करने वाली औरत उन्हें रोकती है। वो उस बच्चे को सिर्फ एक सिक्के की तरह देखती थी, बस एक और पेट पालने का जरिया। लेकिन सबको पता था उस बच्चे में कुछ अजीब है। ग्रेनुई 5 साल का हुआ, पर अभी तक एक शब्द नहीं बोला था, मगर उसकी घ्राण शक्ति यानी सूंघने की ताकत अद्भुत थी। वो चीजों को नजरों से नहीं, उनकी खुशबू से पहचानता था। अन्य बच्चे उससे डरते थे, नफरत नहीं करते थे, पर एक अजीब सी बेचैनी महसूस करते थे। समय के साथ उसने बोलना सीख लिया, लेकिन शब्द उसके लिए अधूरे थे, क्योंकि जो गंधें वो महसूस करता था उन्हें बयान करना इंसानी भाषा में मुमकिन ही नहीं था। वो हवा में तैरते हर सुगंध को पहचान लेता, पेड़ों से आती मिट्टी की खुशबू, पानी में घुली नमी, यहाँ तक कि इंसानों की गंध तक। आखिरकार जब अनाथालय में उसके लिए कोई जगह नहीं बची, तो उसे बेच दिया गया, जैसे कोई पुराना सामान। जिस औरत ने उसे बेचा था वो घर लौटते वक्त लुटेरों के हाथों मारी गई, लेकिन ग्रेनुई नहीं टूटा। वो अपनी नई जिंदगी में ढल गया। चमड़े के कारखाने में दिन रात काम करता रहा, जहां हर सांस बदबू से भरी थी। एक दिन उसे शहर भेजा गया चमड़ा पहुंचाने के लिए, और वहीं उसने पहली बार जिंदगी का असली रंग महसूस किया। उस शहर की गलियों में हर तरफ से आती अलग अलग खुशबुएं उसे पागल बना रही थीं। वो हर गंध को महसूस करना चाहता था, नई, अनजानी, रहस्यमयी। इसी दौरान उसकी नाक को एक ऐसी खुशबू छूती है जो उसने पहले कभी नहीं सूंघी थी। वो खुशबू थी एक लड़की की, वो लड़की जो नींबुओं की टोकरी लेकर सड़क पर चल रही थी। ग्रेनुई उसकी ओर खींचता चला गया, मानो उस खुशबू ने उसे सम्मोहित कर लिया हो। लड़की मुड़ी, उसने उसे अपने ठीक पीछे खड़ा पाया। डर के मारे उसने पूछा, क्या तुम नींबू खरीदना चाहते हो? ग्रेनुई ने जवाब नहीं दिया, बस उसका हाथ पकड़कर उसे सूंघने लगा। लड़की घबरा गई और भाग खड़ी हुई। आसमान में आतिशबाजी हो रही थी। गंधों का मिश्रण उसकी तलाश मुश्किल बना देता है, मगर वो रुकता नहीं। वो उस खुशबू को फिर से ढूंढ निकालता है। वो पीछे पीछे चलता है, धीरे धीरे, जब तक कि वो उसके ठीक पीछे नहीं पहुंच जाता। लड़की नींबू काट रही होती है और तभी वो उसे सूंघने के लिए और पास आ जाता है। लड़की पलटती है और डर से चीख उठती है। ग्रेनुई उसका मुंह बंद कर देता है ताकि कोई सुन न सके, लेकिन उसी संघर्ष में वो उसे मार देता है। चुप्पी छा जाती है, सिर्फ हवा में रह जाती है वो खुशबू जिसने उसकी जिंदगी बदल दी थी। वो लड़की के कपड़े उतारता है और बेतहाशा उस गंध को ढूंढने लगता है, जैसे किसी दिव्य रहस्य को समझने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन गंध धीरे धीरे गायब हो जाती है। उस रात वो अनंत बेचैनी में सो नहीं पाता। वो जान चुका था उसे खुशबुओं को सदा के लिए कैद करने का तरीका ढूंढना होगा। रात गहरी थी और पुराने शहर की एक अंधेरी गली में ग्रेनुई अपने छोटे से डब्बे को लेकर एक बूढ़े परफ्यूमर के दरवाजे पर दस्तक देता है। उस बूढ़े का नाम है जुसेप्पे बल्दीनी, कभी मशहूर इत्रकार, लेकिन अब पुरानी खुशबुओं में खोया हुआ एक थका हुआ इंसान। दरवाजा खुलता है। बूढ़ा उसे नीचे तहखाने में ले जाता है, जहां चमड़े की पुरानी खालें और बोतलें भरी हैं। ग्रेनुई धीरे से पूछता है, क्या आप अपने लेदर की बदबू को अपने दुश्मन के परफ्यूम से छिपाने की कोशिश कर रहे हैं? बूढ़ा चौंकता है, तुम्हें कैसे पता? ग्रेनुई मुस्कुराता है, क्योंकि वो गंध आपसे ही आ रही है। बॉल्डिनी को हैरानी होती है, ये छोटा लड़का बिना छुए सब सूंघ लेता है। ग्रेनुई कहता है, इस खुशबू में बहुत ज्यादा रोजमेरी है और कुछ और चीजें गलत अनुपात में। बॉल्डिनी उत्सुकता से पूछता है, और कौन सी चीजें? ग्रेनुई एक एक कर सारे घटक गिनाता जाता है, जैसे कोई संगीतकार सुर पहचान रहा हो। बॉल्डिनी अवाक रह जाता है, लेकिन जब ग्रेनुई उससे आगे बोलने लगता है तो बूढ़े के अहंकार को ठेस पहुंचती है। बस ज्यादा मत बोलो, ग्रेनुई शांति से कहता है। अगर आप चाहें तो मैं ये खुशबू दोबारा बना सकता हूँ, बिल्कुल वैसी ही। बॉल्डिनी हंसता है, चलो देख लेते हैं तुम्हारा हुनर। वो उसे एक शीशी देता है और कहता है, बनाकर दिखाओ। ग्रेनुई सिर झुकाता है, पर अपने तरीके से।
बोल्डिनी मान तो जाता है, लेकिन काम के दौरान हर कदम पर उसे टोकता रहता है। ऐसे नहीं, वो गलत है, इस तरह नहीं। पर ग्रेनुई अपनी लय में डूबा रहता है, तेज, शांत और बिल्कुल सटीक। थोड़ी देर बाद जब वह बोतल हिलाकर रखता है, बोल्डिनी गुस्से में बोलता है, बस अब निकल जाओ यहाँ से, सब गलत किया तुमने। ग्रेनुई शीशी नीचे रखता है और कहता है, मैं कर चुका हूँ। बोल्डिनी अनमने मन से ढक्कन खोलता है और जैसे ही खुशबू उसकी नाक में जाती है, वो रुक जाता है। वो वही खुशबू थी, बिल्कुल वैसी ही। वो कांपती आवाज में पूछता है, तुमने ये कैसे किया? ग्रेनुई मुस्कुराकर कहता है, अगर आप इजाजत दें तो इसे और बेहतर बना सकता हूँ। वो भागता हुआ और सामग्री जुटाता है, तेजी से मिलाता है और कुछ ही पलों में एक नई खुशबू तैयार कर देता है। बोल्डिनी अब भी यकीन नहीं कर पा रहा। वो ग्रेनुई को जाने को कहता है, लेकिन जब वह जाता है तो बूढ़ा धीरे से उस दूसरी शीशी को सूंघता है और पल भर में उसे लगता है जैसे वह किसी स्वर्गीय बगीचे में पहुंच गया हो, जहां फूल हवा में नाच रहे हों और सुंदर औरतें हंसती हों। अगले ही दिन बोल्डिनी उस चमड़े के मालिक के पास जाता है और ग्रेनुई को खरीद लाता है। उस रात चमड़े के व्यापारी की मौत हो जाती है। सिर फिसलकर पत्थर से टकरा जाता है, मानो किस्मत खुद रास्ता साफ कर रही हो। धीरे धीरे ग्रेनुई की वजह से बोल्डिनी की दुकान फिर से चमक उठती है। लोग उसके नए परफ्यूम की तारीफ करने लगते हैं और जो नाम डूब चुका था वो फिर से जिंदा हो जाता है। बोल्डिनी ग्रेनुई को अपना शागिर्द बनाता है और उसे सिखाता है, हर खुशबू के 3 हिस्से होते हैं, सिर, दिल और आधार। लेकिन एक चौथा तत्व भी होता है जो बाकी सब पर राज करता है। वो बताता है कि मिस्र की एक कब्र में हजारों साल बाद भी एक परफ्यूम की महक जिंदा मिली थी, क्योंकि उसमें 13वां सुर था जिसे कोई समझ नहीं पाया। ग्रेनुई इन 12 सुगंधों को सूंघते हुए उस लड़की की खुशबू को याद करता है, वही महक जिसने उसकी रूह में तूफान ला दिया था। वो जानता है अगर वो उस 13वें सुर को समझ ले तो वो सबसे परे कुछ बना सकता है। रात के सन्नाटे में वो बोल्डिनी से कहता है, मैं जितने परफ्यूम आप चाहें बना दूंगा, बस मुझे ये सीखना है कि खुशबू को हमेशा के लिए कैद कैसे करें। बोल्डिनी मान जाता है। वो उसे डिस्टिलेशन सिखाता है, कैसे गुलाबों को उबालकर तेल निकाला जाता है। लेकिन ग्रेनुई बेचैन है। वो हर दिन नई चीजें आजमाता है, मिट्टी, लकड़ी, यहाँ तक कि कांच तक। एक रात बोल्डिनी नीचे आता है, तहखाना बिखरा पड़ा है, शीशे टूटे हैं और ग्रेनुई जमीन पर पड़ा है। क्या हुआ? वो पूछता है। ग्रेनुई कहता है, आपने झूठ कहा, खुशबू को पूरी तरह कैद नहीं किया जा सकता। वो कांच की शीशी उठाता है और कहता है, मैं कांच की गंध सूंघ सकता हूँ, लेकिन आप नहीं। बोल्डिनी डर जाता है। उसके सामने ग्रेनुई का प्रयोग है जिसमें उबलते बर्तन में उसकी बिल्ली मिली होती है। तुम पागल हो गए हो। लेकिन ग्रेनुई बस बुदबुदाता है, कुछ तो गलत है मुझ में, और फिर बेहोश हो जाता है। डॉक्टर आता है, कहता है ये लड़का मरने वाला है। बोल्डिनी घबराकर उसके पास बैठता है और पहली बार उसके लिए दुआ करता है। जब ग्रेनुई जागता है तो धीरे से पूछता है, क्या कोई और तरीका है खुशबू को कैद करने का? बोल्डिनी जवाब देता है, एक जगह है ग्रास, जहां परफ्यूम बनाने की असली कला सिखाई जाती है, वहीं ये रहस्य छिपा है। कुछ हफ्तों बाद ग्रेनुई ठीक हो जाता है। वो निकल पड़ता है अपनी सबसे बड़ी यात्रा पर। बोल्डिनी उसे जाने से पहले कहता है, अगर तुम 100 नई खुशबुएं बना दो तो मैं तुम्हें परफ्यूमर का दर्जा दूंगा। ग्रेनुई सिर झुकाता है और चला जाता है। उस रात बोल्डिनी अपनी मेज पर सिर रखकर सो जाता है, हाथों में वही 100 परफ्यूम की रेसिपी लिए हुए। लेकिन आधी रात को उसकी पूरी इमारत गिर जाती है और उसके साथ मिट जाती है उसकी दुकान, उसकी यादें और उसकी जिंदगी। उधर ग्रेनुई पहाड़ों और जंगलों के रास्ते ग्रास की ओर बढ़ता है। हवा में मिट्टी की नमी है, फूलों की खुशबू है और उसकी आंखों में एक ही सपना, उस खुशबू को सदा के लिए अमर बनाना। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, उसे एक कब्र दिखती है जहां कोई गंध नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं। और वहीं उसे एहसास होता है शायद परफेक्ट खुशबू की तलाश उसे इंसानियत से बहुत दूर ले जाएगी। रात के सन्नाटे में ग्रेनविल अचानक जाग उठता है। उसके मन में एक अजीब एहसास घर कर जाता है। अब उसके शरीर से कोई खुशबू नहीं आती, जैसे वो जिंदा होकर भी गुमनाम हो गया हो, जैसे उसकी मौजूदगी मिट चुकी हो। इस डर ने उसकी सोच को बदल दिया। अब वो तय करता है कि वो ग्रास जाएगा, उस शहर में जाकर सबको साबित करेगा कि वो भी कोई है, कोई ऐसा इंसान जो इस दुनिया में अपनी अनूठी खुशबू से पहचान बनाएगा। वो शहर के बाहरी इलाके में पहुंचता है और तभी उसकी नाक को एक औरत की खुशबू महसूस होती है। वो खुशबू जो उसके दिल की गहराइयों को हिला देती है। वो उस खुशबू के पीछे पीछे भागता है, अपने कागजात दिखाकर शहर में प्रवेश करता है और गलियों में भटकता हुआ उस एक गंध की तलाश शुरू कर देता है। रात होते ही वो एक हवेली की दीवार फांदकर अंदर पहुंचता है। वहां खड़ी है वो औरत, लौरा। जैसे ही वो अपने कमरे का दरवाजा खोलती है, ग्रेनविल उसकी खुशबू को सांसों में भर लेता है। लौरा बालकनी पर जाती है, फिर बगीचे में उतरती है। ग्रेनविल चुपचाप एक कब्र के पीछे छिप जाता है। जब लौरा वहीं रुकती है, तभी उसके पिता एंटवान उसे पुकारते हैं और वो चली जाती है। अब ग्रेनविल एक नए मकसद से जीने लगता है। वो मैडम अर्नुल्फी के यहाँ काम पकड़ता है, जहां उसे खुशबू निकालने की प्राचीन कला ऑनफ्लोराज सीखने को मिलती है।
खेतों में काम करने वाली एक लड़की उससे छेड़छाड़ करती है हंसी मजाक में, पर अगले ही पल खेल खेल में वो फंस जाती है। रात को जब वो अकेली होती है, कोई चुपचाप अंदर आता है। सीढ़ी फिर से अपनी जगह रखी हुई होती है। वो ऊपर झांकती है और सामने खड़ा है ग्रेनविल। उसकी आंखों में कुछ अजीब ठंडा सा जुनून। अगली सुबह ऑनफ्लोराज टैंक में वही लड़की तैर रही होती है। अब वो सिर्फ एक सुगंध बन चुकी है। ग्रेनविल उसका सुगंध निकाल रहा होता है कि तभी कोई और औरत अंदर आती है। वो कोशिश करता है कि वो टैंक के पास न जाए, लेकिन तभी मैडम आर्नोल्फी पहुंचती है और पूछती है, ये ढक्कन क्यों बंद है? ग्रेनविल तुरंत झूठ बोल देता है, मैं एक प्रयोग कर रहा हूँ, देखना चाहता हूँ कि बिना धूप के फूलों की खुशबू ज्यादा देर तक टिकती है या नहीं। डुरैन टैंक से बहते तरल को सूंघता है, इसमें तो कोई खुशबू नहीं। ग्रेनविल भी सिर हिलाता है। हाँ, ये प्रयोग असफल रहा, लेकिन वो जानता है असल प्रयोग अभी बाकी है। उस रात वो एक प्रोस्टिट्यूट को बुलाता है। इस बार वो ठंडी ऑनफ्लोराज की विधि आजमाता है, पर औरत को उसकी मंशा का अंदाजा हो जाता है। वो चिल्लाने लगती है, उसे बाहर निकालना चाहती है और तभी ग्रेनविल उसे मार देता है। लेकिन इस बार उसे सफलता मिलती है। उसने इंसान की खुशबू को कैद कर लिया है। अगले दिन जब लाश बाहर निकाली जा रही होती है, ग्रेनविल अपने हाथ पर उस औरत की खुशबू की कुछ बूंदें लगाता है। तभी उस प्रोस्टिट्यूट का कुत्ता सीधे उसके पास आता है, खुशबू पहचान लेता है। अब ग्रेनविल समझ चुका है उसकी ताकत क्या है। धीरे धीरे वो लॉरा पर नजर रखने लगता है। उसके जन्मदिन की रात जब सभी लड़कियां हाइड एंड सीक खेल रही होती हैं, वो भी अंधेरे में छिपा उसका पीछा कर रहा होता है। वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन लॉरा भाग जाती है। जब खेल खत्म होता है, सबको पता चलता है जुड़वान लड़कियां गायब हैं। सारी खुशी एक झटके में डर में बदल जाती है और जल्द ही नदी में उन दोनों की लाशें मिलती हैं। एंटवान अब पूरी तरह सतर्क हो जाता है। वो शहर में कर्फ्यू लगाने का आदेश देता है, लेकिन लोग विरोध करते हैं। फिर भी जब एक के बाद एक औरतें मरने लगती हैं, तो सब डर के साए में जीने लगते हैं। हर कोई अगली शिकार बनने से खौफजदा है। ग्रेनविल अब 12 लड़कियों की खुशबू को मिला चुका है, बस एक आखिरी खुशबू लॉरा की। शहर को लगता है अब सब ठीक है, क्योंकि एक और जगह एक अपराधी ने इन हत्याओं की जिम्मेदारी ली है। लेकिन एंटवान को यकीन नहीं। वो जानता है असली कातिल अभी आजाद है। एक पार्टी में जब वो लॉरा को देखता है, वो उसे घर ले जाना चाहता है, पर लॉरा मना कर देती है। गुस्से में एंटवान उसे थप्पड़ मारता है और वो रोती हुई भाग जाती है। अंधेरी गली में वो अकेली खड़ी होती है और ग्रेनविल उसके बिल्कुल पास पहुंच जाता है। वो बस कुछ कदम दूर होता है कि एंटवान उसे ढूंढ लेता है। वो लॉरा को अपने पास खींच लेता है और घर ले जाता है। रात को वो उसकी बालकनी बंद करता है, माथे पर चुंबन देता है और कहता है, अब तुम सुरक्षित हो। पर उसे क्या पता, बाहर मौत उसका इंतजार कर रही है। ग्रेनविल खिड़की से अंदर घुसता है, लॉरा के कमरे में आता है और वहीं उसकी आखिरी खुशबू लेने की तैयारी करता है। एंटवान जागता है, दौड़कर कमरे में आता है और उसे अपनी बेटी सही सलामत दिखती है। वो चैन की सांस लेता है, लेकिन तभी नजर पड़ती है दरवाजे खुले हैं। अब एंटवान समझ चुका है खतरा टल नहीं, बस टलने का भ्रम है। वो लॉरा को शहर से बाहर भेज देता है। ग्रेनविल उसका पीछा करता है, पर उसकी नाक उसे गलत दिशा में ले जाती है। वो एंटवान के पीछे पहुंच जाता है, लॉरा के नहीं। इधर डुरॉन ग्रेनविल के कमरे की जांच करता है। वहां उसे एक कुत्ता कुछ खोदता हुआ दिखता है। वो पास जाता है और जमीन से बाहर आती है वो औरत के बाल। अब सब साफ हो जाता है, असली हत्यारा वही है। पहाड़ी की चोटी पर खड़ा ग्रेनविल हवा में लॉरा की खुशबू महसूस करता है। वो और एंटवान साथ हैं, लेकिन लॉरा ने खुद को छुपाने के लिए भेष बदल लिया है। एंटवान उसे एक सराय में ले जाता है। सारी रात के लिए सारे कमरे किराए पर लेकर कहता है, सुबह होते ही हम समंदर पार निकल जाएंगे। पर किस्मत उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देती। अब पूरे शहर को सच्चाई पता चल चुकी थी। हर लाश से मिले कपड़े और बाल सबूत थे कि असली कातिल कौन है। रात के खाने पर बैठा एंटवान अपनी बेटी लॉरा से कहता है कि उसे पूरा यकीन है वो दरिंदा अब भी आजाद घूम रहा है और उसकी अगली शिकार कोई और नहीं बल्कि लॉरा खुद है। वो बताता है कि उसने फैसला कर लिया है, लॉरा की शादी ग्रास के बिशप से होगी ताकि उसे सुरक्षा मिले। लॉरा इस बात का विरोध करती है, पर एंटवान उसकी एक नहीं सुनता। लॉरा रोती हुई अपने कमरे की तरफ भागती है और एंटवान उसे अंदर बंद कर देता है। अब तुम बाहर नहीं निकलोगी जब तक ये खतरा खत्म नहीं हो जाता। उधर ग्रेनविल नदी के उस पार होटल की तरफ देख रहा होता है जहां लॉरा ठहरी है। रात ढलती है और वो अपने भयानक मिशन की तैयारी करता है। ऑनफ्लोराज का पूरा सामान तैयार, वो आखिरी खुशबू हासिल करने निकल पड़ता है। जब वो होटल पहुंचता है तो दरवाजा बंद पाता है। एंटवान के कमरे में रखी चाबी उठाकर वो धीरे से लॉरा के कमरे में दाखिल होता है। लॉरा करवट बदलती है और उसकी नजरों में वो अजनबी चेहरा आता है। ग्रेनविल उसके पास खड़ा होता है, उसके हाथ कांप रहे होते हैं पर आंखें स्थिर। लॉरा कुछ नहीं कहती, वो सिर्फ उसकी आंखों में देखती रहती है, जैसे समझ चुकी हो कि यही उसका अंत है। कमरे में एक पल के लिए वक्त थम जाता है। सुबह होती है, एंटवान कमरे में घुसता है।
और देखता है कि उसकी बेटी अब जिंदा नहीं। उसके घुटने जवाब दे देते हैं। वो जमीन पर गिर पड़ता है। सालों की मेहनत, प्यार, सब एक पल में खत्म हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ ग्रेनविल अपनी परफ्यूम की आखिरी बोतल पूरी करता है। लॉरा की खुशबू अब उसमें कैद है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ सोच पाए, पुलिस उसे घेर लेती है। वो बिना विरोध के आत्मसमर्पण कर देता है। उसे बांधकर पानी में बार बार डुबोया जाता है ताकि सच उगलवाया जा सके। एंटवान उससे पूछता है, तूने मेरी बेटी को क्यों मारा? ग्रेनविल बस ठंडे लहजे में जवाब देता है, क्योंकि मुझे उसकी जरूरत थी। एंटवान गुस्से से भर उठता है, मैं तेरी मौत देखूंगा अपनी आंखों से। फांसी की तैयारी शुरू हो जाती है। लोगों का हुजूम जमा है। सब उस राक्षस को मरते देखना चाहते हैं। जेलर उसकी बेड़ियां खोलता है। झल्लाद फांसी का फंदा तैयार करता है और तभी ग्रेनविल धीरे से अपनी जेब से वो शीशी निकालता है। वो जादुई इत्र की छोटी बोतल। वो उसे खोलता है और एक पल में हवा में वो खुशबू फैल जाती है। सारे पहरेदार रुक जाते हैं। उनकी आंखें धुंधली होने लगती हैं। चेहरे पर अजीब सुकून छा जाता है। अब किसी को कुछ याद नहीं कि वो यहाँ क्यों है। अब वो उसी खुशबू में लिपटा, साफ सुथरे कपड़ों में सजा हुआ, अपने ही फांसी के मैदान में शान से कदम रखता है। भीड़ उसे देखकर झुक जाती है। झल्लाद कहता है, यह आदमी निर्दोष है। पुजारी घुटनों के बल झुककर कहता है, ये तो ईश्वर का दूत है। ग्रेनविल मुस्कुराता है। वो रूमाल पर थोड़ी सी खुशबू डालकर हवा में लहराता है और पूरा शहर जैसे पागलपन में उतर जाता है। लोग एक दूसरे को गले लगाने लगते हैं। हर चेहरे पर प्रेम और उन्माद का नशा है। एंटवान दूर खड़ा ये सब देखता है, घृणा और हैरानी के बीच फंसा हुआ। ग्रेनविल समझ जाता है, ये लोग उससे प्यार नहीं करते, उन्हें सिर्फ उस खुशबू से मोह है, उसके अंदर के इंसान से नहीं। भीड़ अब एक उन्मादी उत्सव में बदल जाती है। हर तरफ नाचते, चिल्लाते, पसीने और जुनून से भीगे शरीर। ग्रेनविल नींबू की खुशबू महसूस करता है, वही जो उसने पहली बार उस लड़की से सूंघी थी। वो उसकी याद में खो जाता है। तभी एंटवान तलवार लिए उसके सामने आ जाता है। वो उसे खत्म करना चाहता है। ग्रेनविल खड़ा रहता है, बिना भागे। उसे अब मरने से डर नहीं, क्योंकि उसे एहसास हो चुका है, जिस प्यार की तलाश में उसने इतने लोगों की जान ली, वो प्यार उसकी किस्मत में था ही नहीं। उधर शहर में डुरैंड को पकड़ लिया जाता है, क्योंकि सारे सबूत उसके घर से मिलते हैं। लोग समझते हैं कि वही कातिल था। ग्रेनविल अब शहर छोड़ देता है। जेब में वही इत्र की बोतल, दिल में एक खालीपन। वो जानता है उसका बनाया इत्र भले दुनिया को झुका सकता है, पर किसी को प्यार में नहीं बदल सकता। रात को वो उसी मछली बाजार में पहुंचता है जहां उसकी कहानी शुरू हुई थी। वो पूरी बोतल खुद पर उड़ेल देता है और कुछ ही देर में वहां मौजूद गरीब और भूखे लोग उसके चारों तरफ जमा हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि कोई फरिश्ता उतर आया है और फिर वो सब उस पर टूट पड़ते हैं। सुबह जब सूरज उगता है, वहां सिर्फ कुछ कपड़े बचे होते हैं, जैसे वो इंसान कभी था ही नहीं। बस जमीन पर पड़ी है वो शीशी, जिसमें आखिरी एक बूंद बाकी है।